तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इससे पहले 3 चैप्टर्स जो है मैथ के हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहला वाला चैप्टर, उसके बाद दूसरा जो बहुपद से रिलेटेड चैप्टर है, 2 चर राशियों वाले रैखिक क्यूब। ये 2 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, मतलब इनका थ्योरी पार्ट भी और इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, जो बोर्ड में पूछे जा सकते थे, उनको भी हमने कवर कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे जो 4th चैप्टर है उसको द्विघात समीकरण, इसको हम कवर करेंगे। तो आइए पहले समराइज़ कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे कि बहुपद आखिर होता क्या है, जो कि हम बहुपद चैप्टर में पहले ही बता चुके हैं कि बहुपद क्या है। क्योंकि बहुपद बिना बताए द्विघात समीकरण आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पहले बहुपद बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। उसके बाद द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्योंकि अब बहुपद समझ गए, द्विघात समीकरण समझ गए, तो द्विघात समीकरण जो होते हैं उनका हल कैसे निकाला जाए। तो द्विघात समीकरण के हल निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। एक तो जो मिडिल टर्म होता है, बीच वाला पद होता है, उसको गुणनखंड करके निकाला जाता है। दूसरा धराचार विधि। अच्छा, धराचार विधि को हम बहुत आसानी से समझेंगे, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धराचार जो फॉर्मूला आया है वो कैसे आया है ये भी हम समझेंगे। उसके साथ साथ जो तीसरा तरीका है कि स्क्वायर करके, मतलब वर्ग बना के किसी भी जो द्विघात समीकरण होता है उसका वर्ग बना के उसके हल कैसे निकाले जा सकते हैं। मतलब मैं आपको ये चीज़ इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण दिया जाता है तो आप ऐसा नहीं होगा कि उसका हल ना निकाल पाएँ। आपके मन में बस ये दुविधा रहेगी या संशय रहेगा कि कौन से तरीके से, कौन सी विधि से निकाला जाए, और ये दुविधा नहीं रहेगी कि इसका मैं हल निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। इस वीडियो को, इस थ्योरी पार्ट वाले चैप्टर को आपने समझ लिया तो किसी भी द्विघात समीकरण का आप हल आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद जो हम इस चैप्टर में और डिस्कशन करेंगे कि जो मूल होते हैं या शून्यक होते हैं द्विघात समीकरण के, उनकी प्रकृति क्या रहेगी। प्रकृति मतलब शून्यक जो होते हैं वो रियल नंबर रहेंगे, 1 2 3 4 इस तरह बराबर रहेंगे या दोनों जो शून्यक हैं वो इमेजिनरी रहेंगे। इमेजिनरी मतलब अवास्तविक होंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे अंडर रूट में -2 आ जाए, अंडर रूट में -5 आ जाए। अच्छा, अंडर रूट के अंदर जो भी अगर निगेटिव संख्या है उसको अवास्तविक संख्या माना जाता है। तो वो चीज़ भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। तो ये हमारे 2-3 कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जिसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि बहुपद क्या होता है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो बहुपद क्या होता है, ये बहुपद वाला जो चैप्टर था उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। और अगर उस चैप्टर को आपने कवर कर लिया है तो ये चैप्टर वैसे भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बहुपद वाली चैप्टर में पढ़ाई गई हैं वो इस चैप्टर में मैच करती हैं। क्योंकि आखिर द्विघात समीकरण जो होता है वो भी तो एक तरह से बहुपद ही है, बस उसमें फिक्स कर दिया कि घात जो है वो 2 रहेगी। सबसे पहले बहुपद की अगर परिभाषा समझी जाए तो बहुपद जो है चर और अचर राशि। चर और अचर राशि आपको पता होंगी, जैसे कि चर राशि क्या होती है जिसका मान फिक्स नहीं होता, जैसे एक्स वाई जेड किसी भी सवाल में आती हैं तो उसको चर राशियाँ बोलते हैं। अचर राशि जिनका मान जो है फिक्स होता है, जैसे 5 6 7 इस तरह कुछ संख्या अगर लिखी हुई है तो उसका मान तो फिक्स है, निकालना नहीं है, चेंज होना नहीं है। जबकि चर राशियाँ हैं उनका मान वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। तो बस बहुपद जो है हमारा चर प्लस अचर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है। चाहे चर राशि और अचर राशि दोनों एक साथ में हो, जैसे 5x² है, इसमें ये एक अचर राशि है 5 और x² एक चर राशि है। चाहे दोनों साथ में हो, मतलब गुणे में हो, चाहे 5 धन x² मतलब जोड़ में हो, चाहे घटाव में हो, 5 माइनस x²। बट एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो चर राशि है उसकी घात निगेटिव होने का मतलब क्या है कि बटे में नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर में चर राशि नहीं आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जो बहुपद में चर राशि है उसकी जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होगी, या बोली कि चर राशि डिनोमिनेटर में नहीं आएगी। बस यही सिंपल सी आपको परिभाषा याद रखनी है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि बहुपद आखिर होता क्या है। बहुपद चर और अचर राशियों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें चर राशि या अचर राशि दोनों इस तरह मिलते हैं, चाहे उसमें गुणा करिए, चाहे जोड़ करिए, चाहे घटाव करिए, या तो भाग भी करिए। भाग लेकिन जब करिए तो ये याद रखना है कि चर राशि हमारी ऊपर रहेगी, मतलब अंश रहेगी, हर नहीं हो सकती है। हर होने पे क्या होगा कि उसकी घात जो है ऋणात्मक हो जाएगी और वो जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। बस चीज़ बेसिक याद रखनी है कि जो बहुपद है उसमें चर राशि जो होती है उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बहुपद के बाद देखिए, बहुपद तो आपको पता चल गया कि 5x³ भी बहुपद है। बट हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि ऐसे बहुपद जिसकी घात 2 हो। घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है,
जो भी बहुपद लिखा होता है, मान लीजिए एक्स 5x³ प्लस 6x² प्लस 6x-7 ऐसे लिखा हुआ है बहुपद, तो इसकी घात क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी 3, क्योंकि जो बहुपद है उसके जो चर राशियाँ हैं उसकी पहले आप घात लिखिए, डिग्री लिखिए। तो सब की डिग्री क्या क्या है, इस वाले पद की डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है और इसकी 0 है। तो इन सारे डिग्री में सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे बड़ा होगा वही उस बहुपद की घात हो जाएगी, मतलब इस बहुपद की घात 3 है। जबकि हमें द्विघात समीकरण में ऐसे बहुपद पढ़ने हैं जिसकी जो घात है या डिग्री है केवल 2 होनी चाहिए। तो 2 घात होने के लिए या 2 डिग्री होने के लिए कोई भी बहुपद की घात, मतलब जो चर राशि है उसकी घात 2 हो, प्लस 5x प्लस 6 ऐसे ऐसे फॉर्म में रहेगा तो वो बहुपद द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण जो होता है उसका मानक रूप होता है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको ऐसे लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस सी। अब इस बहुपद में आपको ये चीज़ याद रखना कि इसकी घात कितनी है 2, x क्योंकि चर राशि है ना, बट यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, a अगर 0 हो गया तो यहाँ पे 0 गुण x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अच्छा ये 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा bx प्लस सी। इसमें दो घात है ही कहाँ, दो घात समीकरण नहीं बचा ना, ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई, मतलब सरल जो समीकरण होते हैं एक चर राशि वाले वो बन गया यहाँ पे। बट हमें तो द्विघात समीकरण चाहिए, द्विघात समीकरण के लिए हमारा a जो है वो 0 नहीं होगा, तभी द्विघात समीकरण ये रह जाएगा। अब इसके बाद तीसरी चीज़ जो हम समझेंगे, कोई भी द्विघात समीकरण जो लिखा हुआ है उसका हल कैसे निकालेंगे। हल का मतलब क्या है, हल मतलब उसका शून्यक, शून्यक कैसे निकाला जाएगा ये हम समझेंगे इसमें डिटेल में। इसी में ये पूरा चैप्टर जो है आपका बेस्ड है और यही चीज़ आपको इस चैप्टर में कवर करनी है कि शून्यक किसी भी द्विघात समीकरण के कैसे निकाले जाते हैं। उसकी बहुत सारी विधियां हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी विधियां मतलब एक तो आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर दीजिए, मतलब बीच वाले पद को तोड़ दीजिए, कैसे तोड़ेंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा धराचार, सीधी धराचार विधि है, सीधी धराचार विधि से कर सकते हैं। तीसरा स्क्वायर बना के, मतलब वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं। हम बताते हैं अभी तीनों विधियों को, बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे 4.1 प्रश्नावली है, देखिए क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इनमें मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ x² माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ठीक है। इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो बस इसको कुछ नहीं करना, आपको जो जो दिया हुआ है उसको गुणा कराइए, सिंप्लीफाई करिए और एक तरफ रख लीजिए। मतलब जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। तो बस इसको हम यहाँ पे हल कर लेंगे, देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, इधर तो कुछ करना नहीं है, ऐसे ही रखेंगे। -2 को इधर दोनों पदों में गुणा कराएंगे, तो -2 का गुणा 3 में कराएंगे, -2 गुणे -x, तो x² -2x बराबर, प्लस और माइनस दोनों गुणा होगा तो माइनस रहेगा, और 2 और 3 6, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस है ना दोनों, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको एक तरफ कर लीजिए और इधर 0 कर दीजिए, मतलब एक तरफ 0 कर दीजिए, एक तरफ सारे पद कर लीजिए। तो क्या करेंगे, x² -2x यहाँ पहले से है, -6 को इधर लाएंगे तो +6 बन जाएगा, और +2 को इधर लाएंगे, +2x को इधर लाएंगे तो -2x बन जाएगा, और इधर 0 बचेगा। तो अब देखिए इसको हल कर लीजिए, -4x क्योंकि 2x यहाँ पे है और 2x यहाँ पे है, +6 बराबर 0, ये आपका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। जो भी इसका मानक रूप है, क्या है मानक रूप, यहाँ से कंपेयर कर दीजिए। तो हमारा a का मान कितना आ रहा है, ए का मान 1 आ रहा है क्योंकि x² के साथ यहाँ गुणे में 1 है। बी का मान क्या आ रहा है, जो x का गुणांक है, मतलब -4। सी का मान क्या आ रहा है, जो कांस्टेंट पद है या बोलिए अचर राशि है, वो हमारा सी का मान हो गया, ए का मान, बी का मान, सारे पद हमारे आ गए हैं। देखिए ए 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण है और ये हमको जांच करना था। तो ऐसे ही सारे समीकरणों को हल कर लेंगे। देखिए इसको देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, ये घात यहाँ पे देखिए 3 दिख रही है, इसको कैसे हल करेंगे देखिए बताते हैं। इसको कैसे हल करना है, क्या है सवाल, x³ माइनस 4x² माइनस x धन 1 बराबर x-2 का होल क्यूब, सिंप्लीफाई करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए 3ab और ए माइनस बी, यही होता है। बस ए और बी की जगह हम एक्स और 2 रख देंगे। तो ए की जगह एक्स रखेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स गुणे 2, और ए माइनस बी क्या है, ए एक्स है और बी मेरा 2 है। ठीक है, तो ये हमने सूत्र में रख दिया। एक्स क्यूब माइनस 2 का घात 3 है तो क्या हो जाएगा 8, माइनस 3 दूनी 6, 6x और x माइनस 2। तो ये हमारा, इसको अंदर गुणा कराएंगे, देखिए क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस 8, 6 माइनस का 6x स्क्वायर जब अंदर गुणा होगा, और ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या था मेरा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पर कट जाएगा, क्या क्या बचेगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, मतलब राइट हैंड साइड में, मतलब सारी चीज़ें एक साथ कर लीजिए। तो एक साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर यहाँ पे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पहले से है तो प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर वाला काम खत्म हो गया। अब माइनस का x यहाँ पहले से है, और 12 का जो 12x है इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 13x बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स पहले से था। इसका भी काम खत्म हो गया। धनात्मक ये जो अचर राशि है उनको लाइए, यहाँ ऋण का है इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का एक यहाँ पहले से है तो प्लस का मेरा 9 बच जाएगा। देखिए इधर कुछ नहीं बचेगा। ये देखिए क्या है, हल करने पे, मतलब सिंप्लीफाई करने में, सरलीकरण करने पे मेरा एक द्विघात समीकरण आ रहा है। देखिए इसका मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण है। यही जांच करनी थी, बहुत आसान सवाल है, बहुत टफ नहीं है। इसको सिंपल यही करना है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सूत्र यूज करना पड़ेगा ए माइनस बी का होल क्यूब का। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए क्या है ये, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना है। द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि बताई जा रही है। यहाँ पे एक विधि मेंशन की गई है, पहले से बताई जा रही है कि बीच वाला पद, मतलब गुणनखंड करके कैसे उस समीकरण को हल किया जाएगा। मैं जबकि आपको बताने वाला हूँ कई विधियाँ ऐसे बताऊँगा मैं, लेकिन पहले इसको गुणनखंड विधि आप समझ लीजिए। द्विघात समीकरण कोई भी होता है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी जो है, इसका कोई मान लो द्विघात समीकरण है, इसका कोई हल है। हल होने का मतलब शून्यक है। शून्यक का मतलब इसको मान लो आप लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स, इसको लिख बोला जाता है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो शून्यक तभी होगा जब एफ ऑफ अल्फ़ा, मान लीजिए अल्फ़ा शून्यक है, आप अगर एक्स की जगह अल्फ़ा रखें तो वो जो मान पहले एक्स का आ रहा था, मतलब जीरो आ रहा था ना, एक्स का मान बराबर जीरो आ रहा था जब एक्स रख रहे थे आप, तो वैसे ही जब अल्फ़ा रखें एक्स की जगह, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर जीरो, ये ऐसा हो रहा है अगर, तो अल्फ़ा जो है वो इस द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा शून्यक हो जाएगा। जो द्विघात समीकरण होता है उसके दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक हमको निकालने होते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद, इन दोनों में क्या अंतर है, मतलब बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। बहुपद जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद है। जब इसको आप बराबर जीरो कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो लिख दिया जब आपने, तो ये एक इक्वेशन हो गई। इक्वेशन मतलब समीकरण, ये एक समीकरण हो गया ये। और जब ये जीरो के बराबर नहीं था, मतलब ये ऐसे सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा था, तो ये एक बहुपद था। बहुपद और समीकरण में यही अंतर है, जब आप बराबर किसी संख्या कर देते हैं, मतलब इक्वेशन होती है, इक्वल का साइन लगा होता है तो वो समीकरण होता है, जब इक्वेशन नहीं होती है तो वो बहुपद होता है। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे किसी बहुपद को या द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक समीकरण लिखा है, ठीक, बराबर जीरो मान लीजिए। इसको हल करना है आपको, हल करना है मतलब एक्स के मान निकालने हैं। एक्स के मान कैसे निकालेंगे कि एक्स के ऐसे मान, जो यहाँ पे अगर एक्स का मान रखें हम, तो मेरा जो ये द्विघात समीकरण है वो जीरो के बराबर हो जाए, ऐसे ही तो एक्स के मान निकालने हैं। तो ऐसे एक्स के दो मान आएंगे, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण है, मतलब एक्स की जो डिग्री है, घात है, वो दो है। जब एक्स की घात एक होती, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो दिया होता, तो एक्स का एक मान आता, क्योंकि यहाँ पे घात एक है। ऐसे ही चार अगर घात रहेगी
तो उसके 4 मान आएंगे, 3 घात रहेगी तो 3 मान आएंगी। जिस किसी भी बहुपद की जितनी घात रहेंगी उतने ही x के मान ऐसे होते हैं जिनके मान रखने पे हमारा जो बहुपद होता है वो 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे x के 2 मान आएंगे, ऐसे 2 मान होंगे जिनका मान यहाँ पे रखने पे ये जो बहुपद है मेरा या द्विघात समीकरण है उसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे दोनों मान हमको निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें a जो मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर राशि है c, इन दोनों का गुणा करिए। इन दोनों को गुणा करने से जो संख्या आ रही है उसका हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने से यहाँ पे जो आएगा मान लीजिए एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई मान लीजिए आएगा। तो एक्स वाई के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई या माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे कि हमारा बी वाला पद आ जाए। या तो दोनों को जोड़ने से आ जाए, या तो एक को घटाने से आ जाए, या तो मतलब दूसरे को माइनस और पहले वाले को प्लस करने से, या दोनों को निगेटिव लेने पे हमारा जो है बी आना चाहिए। अगर यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए ये सवाल है मेरा, ठीक है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब बराबर 0 दिया है मतलब इसका ये समीकरण है। बहुपद और समीकरण में अंतर बताया था ना मैंने। अगर बराबर 0 को दे दिया तो वो समीकरण हो जाता है, जबकि अगर बराबर 0 को नहीं दिया तो ये इधर वाला केवल पार्ट है वो बहुपद है। तो ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे। सेम वही गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में मैंने पहले क्या बताया था कि ए बी सी जो हमारे एक्स स्क्वायर, एक्स और जो अचर राशि है मतलब कांस्टेंट पार्ट है उसका हम मान निकालेंगे। तो ए क्या था, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, तो ए का मान क्या आ गया 2। एक्स बी क्या था, जो एक्स का गुणांक है वो हो गया मेरा -5। सी क्या है, जो 3 मतलब कांस्टेंट टर्म है। बस क्या करना था, ए और सी का गुणा करना था। तो ए और सी का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 कितना आया 6। 6 का गुणनखंड करना है तो क्या आएंगे 2 और 3 यही आ रहे हैं। अब 2 और 3 को ऐसे बनाना है कि मेरा -5 आ जाए। -5 कैसे आएगा, +2 + 3 इससे तो +5 आ रहा है, 2 - 3 इससे तो -1 आ रहा है, -2 + 3 इससे प्लस का 1 आ रहा है, -2 -3 देखिए इससे जो है हमारा क्या आ रहा है -5 आ रहा है। तो बस इसी को हम यहाँ पे रख लेंगे। तो अब कैसे हल करेंगे, देखिए 2x² -5x + 3, ठीक है। तो इसको मेरा 2x² -3x -2x लिख सकते हैं, +3 बराबर 0। तो देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको x कॉमन दिख रहा होगा। x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2x - 3। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, आप 2x -3 यहाँ पे ले चुके हैं। तो हमको यहाँ पे ऐसे ही कुछ करना है कि 2x - 3 आए, जबकि यहाँ अभी क्या आ रहा है -2x + 3 आ रहा है। तो बस यहाँ पे -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस चला जाएगा, ये -1 के साथ आ जाएगा। यहाँ पे 2x बचेगा, ठीक है। तो ये प्लस जो है इसको अगर आप प्लस को माइनस गुणे माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस गुणे माइनस तो प्लस ही होता है। उसमें से एक माइनस यहाँ पे ले आइए, कॉमन ले रहे हैं ना, एक ही माइनस बचेगा यहाँ पे। तो एक माइनस को हम ऐसे लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन से, इन दोनों पार्ट से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 2x - 3 मिल रहा है कॉमन। जब यहाँ से 2x - 3 हटाएंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और ये -1 यहाँ पे 1 है ना माइनस का, वो रहेगा बराबर 0। अब देखिए दो संख्याएं हैं ऐसी जिनका गुणा जो है 0 के बराबर आ रहा है। तो क्या होगा, दोनों पद या तो 0 हो जाए, मतलब ये पूरा 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, या तो कोई एक इनमें से 0 हो जाए। तो बस उसी के लिए हम यहाँ पे मान निकालेंगे। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए ये पार्ट 0 हो रहा है मतलब 2x - 3 बराबर 0 हो रहा है, तो इसका x का मान कितना आएगा, 3 को इधर लाएंगे, 3/2, ठीक है। जब ये वाला पार्ट 0 होगा तो x बराबर 1 आ जाएगा, मतलब 2 मान मेरे आ गए गुणनखंड विधि से। यही सिंपल सी गुणनखंड विधि है। तो सिंपली इसको सॉल्व करने में आपने क्या क्या किया, पहला स्टेप कि ये जो द्विघात समीकरण है उसको दो रैखिक समीकरणों में बदल दिया आपने। दो रैखिक समीकरणों के गुणनफल हैं ये। इस द्विघात समीकरण को दो रैखिक समीकरणों में आपने बदल दिया, ठीक। और उन दो रैखिक समीकरणों के हल निकाल लिए, जैसे आप 9th 8th क्लास में सॉल्व करते थे, हल करते थे। जो भी रैखिक समीकरण है उसको बराबर 0 किए और x का मान या जो चर राशि है उसका मान निकाल लिए। तो यही सिंपल से दो स्टेप है। अब मान लीजिए इसको हल करना है हमको। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। 6x² -x -2 बराबर 0। फिर वही काम करेंगे। ए मेरा कितना है 6, जो x² का गुणांक है। बी कितना है -1, सी कितना है -2।
ए और सी के गुणा कितना होगा, -12। इसके गुणनखंड करिए, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, माइनस छोड़ दीजिए, 12 गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 4, ये गुणनखंड होंगे। अब 3 और 4 से मेरा -1 कब आएगा, या तो आप 3 + 4 रखेंगे तब 7 आएगा, 3 - 4 रखेंगे तब देखिए -1 आ रहा है, या तो -3 + 4 बन सकता है। तो इससे क्या आएगा, +1 आ जाएगा जो हमको चाहिए नहीं। 3 -3 - 4 रखिए तो -7 आ जाएगा जो हमको नहीं चाहिए, मतलब 3 - 4 आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 6x² प्लस 3x माइनस 4x, माइनस एक्स को प्लस 3x माइनस 4x लिख सकते हैं। देखिए दोनों का जब कैलकुलेट करेंगे तो ये -x ही बचेगा, और ऐसे ही उतार लीजिए। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 3x कॉमन मिल रहा होगा। 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और x बचेगा, प्लस ये 3x पूरा चला जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ +1 बचेगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 2x + 1 कॉमन दिख रहा है, तो 2x + 1 कॉमन करेंगे तो 3x - 2 बचेगा। अब क्या हुआ देखिए, ये जो द्विघात समीकरण था उसको आपने रैखिक समीकरण के गुणनफलों में बदल लिया। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को 0 के बराबर कर देना है। 0 के बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो 2x + 1 बराबर 0, मतलब x का मान कितना आ गया, -1/2। ठीक है, दूसरा रैखिक समीकरण जो है उसको भी 0 के बराबर करिए, 3x - 2 बराबर 0। x का मान यहाँ से कितना आ रहा है, 2/3। हमारे ये जो है गुणनखंड विधि से हल हो गए। अब दूसरी जो हमने विधि बताई थी कि हम कई विधियां बताएंगे आपको कि द्विघात समीकरण आप सबका छूटेगा नहीं, मतलब उसका हल तो आप पक्का है निकाल पाएंगे, बस आपको वहाँ सोचना पड़ेगा कि किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ये आसान है तो गुणनखंड विधि से कर देते हैं, थोड़ा सा टफ है, गुणनखंड विधि से आसानी से आप गुणनखंड नहीं निकाल पा रहे हैं तो दूसरी विधि अप्लाई करिए। तो दूसरी विधि क्या है देखिए, पहले तो हम धराचार विधि जो है, मतलब धराचार का जो फॉर्मूला आया है वो कैसे आया है। धराचार का जो सूत्र है वो है -b ± b² - 4ac, ये √/2a। और ए बी सी आपको पता ही है, जैसे मान लीजिए ax² + bx + c ये दिया हुआ है, तो एक्स ए मतलब क्या है, x² का गुणांक, b मतलब क्या है, x का गुणांक, और c जो है जो अचर राशि मेरी कांस्टेंट पार्ट, ठीक है, तो वो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो मान आ जाएगा। जैसे हमने अभी सवाल सॉल्व हल किया था इससे पहले वाला, क्या सवाल था, 6x² - x - 2, ठीक है। मान लीजिए इसको ही हमें सीरीधराचार सूत्र से हल करना होता, तो a कितना है 6, b कितना है -1 ना, क्योंकि x का गुणांक -1 है, और c कितना है -2। बस इन्हीं मानों को हम रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे रखेंगे, x बराबर माइनस b का मान कितना आया, -1 प्लस माइनस √b का मान कितना है 1, मतलब -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, -4, a का मान है 6, a का मान 6 रखिए, और c का मान कितना है, c का मान मेरा -2 है बटे 2a, 2 × 6, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये -1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 ही हुआ, माइनस, देखिए माइनस नहीं हो गया, माइनस और माइनस ये दोनों हैं तो इनका गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48 बटे 2a मतलब 12। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस ये 49 है ना, √49 का मतलब 7 बटे 12। अब देखिए यहाँ से दो संभावना है, जब या तो आप प्लस साइन लीजिए या तो माइनस साइन लीजिए। तो एक जो है जब प्लस साइन लेंगे, इसका ये वाला पार्ट लेंगे, तब 1 + 7 लिख देंगे बटे 12। जब माइनस लेंगे तो 1 - 7 बटे 12, तो ये क्या बन जाएगा 8, 7 1 8 बटे 12, ये क्या बन जाएगा -6 बटे 12। तो यहाँ से क्या आ रहा है -1 बटे 2, और यहाँ से आएगा 2/3। देखिए यही आंसर आया था क्या, जो हमने गुणनखंड विधि से हल किया था, तो मेरा आंसर क्या आया था, यही आया था, -1/2 और 2/3। मतलब ये बहुत आसान तरीका है धराचार का, लेकिन हम धराचार फॉर्मूला केवल बता के नहीं निकलना चाहते हैं। धराचार फॉर्मूला आया कैसे, मतलब ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है कि यहाँ से जो दोनों तुम्हारे शून्यक हैं या दोनों मान हैं द्विघात समीकरण के वो आ रहे हैं, तो कैसे आया ये सूत्र, आइए बताते हैं इसको कैसे हल करना है। ये एक आपका समीकरण है x² + bx + c, ठीक है। इसको सिंपल क्या करना है कि हमको एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x² + bx + c बराबर 0।
तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है इसको पूरे को ए से भाग दे दीजिए, इधर भी ए से भाग देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 0/a, कोई भी संख्या 0 अगर कुछ भी लिखा है तो वो 0 ही रहेगा, मतलब इधर तो 0 ही रहेगा। इधर जब आपने भाग दिया है तो ये क्या होगा, ax² bx प्लस c/a। तो यहाँ a से a कट जाएगा और ये b/a बन जाएगा और ये c/a बन जाएगा, बराबर 0 ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस b/ax प्लस c/a, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि एक वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो वर्ग में क्या होता है, मतलब दो पद अगर हैं वर्ग में तो a प्लस बी जो होता है उसका वर्ग किया जाए तो a² प्लस b² प्लस 2ab, यही बनते हैं। तो a² जो है मेरा वो ऑलरेडी हम मान ले रहे हैं x² को, तो मतलब मेरा a आ चुका है। तो देखिए इसको जब बराबर करेंगे, मतलब इसकी जब तुलना करेंगे इससे, तो a का मान मेरा x² है, मतलब a मेरा x आ चुका है, b का मान अभी नहीं पता हमको। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि x² प्लस 2 गुणे a होता है तो 2 गुणे x कर सकते हैं, गुणे b हमको पता ही नहीं है, मतलब y मेरा नहीं पता है क्या है, तो y का मान कहाँ से निकालेंगे। तो इसको बराबर कर दीजिए आप, मतलब 2xy बराबर b/ax। तो x कट गया, y का मान क्या आ गया, b/2a, मतलब y का मान b/2a आ गया। प्लस y² लिखते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ये इसी से तो एक स्क्वायर बन रहा है, पूर्ण वर्ग बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिख दिए और इसका यूज कर लिया हमने, मतलब x² का यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया यहाँ से, बट c/a मेरा अभी बचा हुआ है, c/a। जबकि y² यहाँ पे तो आपने अपने से लिख दिया, तो -y² भी करना पड़ेगा हमको, बराबर 0, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर अपने से ऐड कर रहे हैं तो उसी चीज़ को आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका इफेक्टिव जो मान है वो उस समीकरण में 0 होना चाहिए, उसकी वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उस समीकरण के मान पे। तो देखिए y² यहाँ पे जोड़ा तो y² यहाँ पे घटा भी दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान पे। तो देखिए y का मान मेरा कितना आया था, b/2a। अब यहाँ पे y का मान हम रख देंगे, 2 गुणे x, y का मान क्या आया था, b/2a प्लस b/2 का a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन रहा है, मतलब ये a² प्लस b² प्लस 2 इंटू एक्स जो a है इंटू b जो b/2a है, मतलब 2ab बन रहा है ये। तो इसको हम सिंपली x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है। इसको हल कर लीजिए, तो c/a माइनस b² लिखा जा सकता है इसको, और इसको हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a² लासा आ जाएगा, और यहाँ से जब भाग देंगे इसका तो 4ac हो जाएगा, माइनस 4a² से भाग देंगे तो यहाँ b² बचेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रखे रहिए, बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हम सूत्र निकालेंगे धराचार वाला, देखिए कैसे निकलेगा। इधर वाला पार्ट है उसको ऐसे ही रखिए, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इधर वाले पार्ट को आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो जब राइट हैंड साइड आएगा तो -4ac माइनस b²/4a², यही होगा। और इसको हल करिए, मतलब माइनस का गुणा कराइए तो b² माइनस 4ac/4a² बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लीजिए, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ले लिया, तो ये अंडर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो मेरा क्या बचेगा, ये ऊपर अलग से स्क्वायर अंडर रूट हो गया, और इधर जो है 2a का स्क्वायर लिख के इसका अलग से अंडर रूट कर देंगे, तो अंडर रूट और स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, देखिए मैंने एक चीज़ मिस की है, जब यहाँ पे अंडर रूट रखेंगे तो सारे ही वेरिएबल्स हैं, अब उन वेरिएबल्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि प्लस ले आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे जो अंडर रूट रहेगा मेरा, तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस रहेगा दोनों, ये मैंने मिस कर दिया था। तो ये प्लस और माइनस दोनों रहेगा, क्योंकि
इधर वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट का जब भी आप अंडर रूट निकालेंगे तो उसमें प्लस और माइनस दोनों आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि इधर एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वेरिएबल है, मतलब एक्स का मान हमको क्या क्या हो सकता है, प्लस और माइनस 5 दोनों हो सकता है ना एक्स का मान, तो तभी तो यहाँ 25 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमको प्लस और माइनस, क्योंकि एक्स वेरिएबल ले रहे हैं तो प्लस और माइनस दोनों बार दोनों वैल्यू हमको लेनी पड़ेंगी। तो ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, एक्स का मान कितना आएगा, प्लस b/2a जो है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस b/2a बचेगा, और यहाँ तो प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है, हर वाला पार्ट है, वो बराबर है, तो इसको हल करके सिंपली लिख सकते हैं 2a दोनों तरफ बराबर हो रहा है, और ऊपर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ये मेरा देखिए धराचार वाला सूत्र जो था उसको कैसे मैंने सिद्ध किया। सिंपल सी स्टेप है, आपको स्क्वायर बनाना है, मतलब वर्ग बनाना है एक्स के साथ। मेन चीज़ होती है यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म, मिडिल टर्म जो होता है मतलब वाई निकालना दूसरा जो है, क्योंकि ए तो मेरा पता है एक्स है, 2ab, बी वाला जो पार्ट है मतलब वाई वाला पार्ट जो है उसको निकालने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। बट मैं अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा जब, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। देखिए फिर से उसी सवाल को हम हल करते हैं, जो सवाल था किस तरीके से, स्क्वायर बना के मतलब द्विघात समीकरण बना के। जो श्रीधराचार्य है उस श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसको यूज नहीं करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र कैसे आया है मतलब वर्ग बना के वो हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है। श्रीधराचार्य में हमने क्या किया था, जो ए था उससे हमने पूरे में भाग दे दिया था, दे दो भाग वैसे ही, तो क्या बन जाएगा, ये से यहाँ कट जाएगा, x² x/6 माइनस 1/3 बराबर 0, ठीक है, बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, वही जो हम पूर्ण वर्ग बना रहे थे, कैसे बनाएंगे, x² यहाँ पता चल गया है। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र -2, और a पता है x इंटू बी, बी हमको पता नहीं है, तो b कैसे निकालेंगे, b बस इसको हम बराबर कर देंगे इसके, तो यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा, 2xb बराबर -x/6, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, बी का मान कितना आ गया मेरा, माइनस से माइनस भी चला जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा 1/12। बस 1/12 यहाँ पर रख दीजिए, मतलब बी की जगह 1/12 रखेंगे, तो -2ab है, तो यहाँ पे प्लस का b² भी होना चाहिए, तभी तो यहाँ पूर्ण वर्ग बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर 1/12 आपने 1/12 का स्क्वायर अपने से ऐड किया है तो उसको आपको माइनस भी करना पड़ेगा, तो 1/12 का स्क्वायर माइनस भी कर दीजिए। अच्छा अभी ये पार्ट जो है छूट रहा है, केवल आपने -x/6 को ही तो लिखा है ये, बट ये वाला पार्ट छूट रहा है तो इसको भी ले लीजिए, -1/3 बराबर 0, ठीक है। इसको अब पूर्ण वर्ग बन गया, देखिए x माइनस 1/12 का पूर्ण वर्ग बना है, स्क्वायर बराबर, तो दोनों तरफ ये दोनों नेगेटिव तो उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस 1/3, इसको हल करिए, 144 ही लासा रहेगा, 1 प्लस 144 जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 48, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है, 49/144, इसको हम लिख सकते हैं 7/12 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1/12 का होल स्क्वायर इधर बन गया, इधर बन गया 7/12 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो ये अंडर रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जब लेंगे तो हमारा, क्योंकि इधर वेरिएबल पार्ट है तो प्लस माइनस दोनों हमको लेना पड़ेगा, तो इसको लिख लेंगे +-7/12, बस x माइनस 1/12 बराबर +-7/12, इसको जो है इधर हल कर लीजिए, -1/12 को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/12 हो जाएगा, और यहाँ +-7/12 हो जाएगा। इसको एक बार माइनस ले लीजिए, एक बार प्लस ले लीजिए, प्लस लेंगे तो 8/12 आएगा, और माइनस लेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 6/12 आएगा, मतलब -1/2 आएगा, यहाँ से 2/3 आ जाएगा, मतलब सेम आंसर। देखिए ऐसे ही हर क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, सिंपल सा, धराचार सूत्र आपको याद भी नहीं है, सिंपल से करिए कि वर्ग बनाइए, और सारा पार्ट जो बच रहा है वर्ग बनाने के बाद उधर राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, और दोनों तरफ से स्क्वायर अंडर रूट करके हल कर लीजिए, बहुत सिंपल सा तरीका है।
10th क्लास में मैं गारंटी देता हूँ कि इस तरीके से आपके हर सवाल जो लगभग हल हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, देखिए ये जो पार्ट है, मतलब इधर पे 7/12 तो धनात्मक चीज़ हो गई, अगर ऋणात्मक होती तब क्या होता, तब प्रॉब्लम है। देखिए क्योंकि जो सीधे धरा चर सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस 4ac/2a, मतलब ये अंडर रूट में है। और इधर अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान जो है ऋणात्मक आ गया, निगेटिव आ गया, तब क्या होगा, मतलब माइनस का 5/√, ऐसा आ गया। तो इसका तो कोई अनडिफाइंड है, ये तो रियल नंबर है ही नहीं। तब क्या, तब जो है हमारे शून्यक जो है, जो वैल्यू है, मान है, वो इमेजिनरी हो जाएंगे। देखिए यहाँ प्रकृति, कैसे मूल्यों की प्रकृति पता की जाती है, इसी से बी स्क्वायर माइनस 4ac के ही मान पर डिपेंड करता है कि हमारे शून्यों की प्रकृति कैसी होगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है, तब कोई दिक्कत नहीं है, मूल जो है मेरे वास्तविक होंगे। अगर यही 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, तब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। तो जब 0, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो मेरा मान क्या बचेगा, x बराबर -p/2a। देखिए यहाँ पे दो मान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस की वजह से दो मान आ रहे थे। इधर वाला पार्ट 0 है, मतलब प्लस और माइनस तो आपको 0 के साथ करना है, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो एक ही मान आएगा। मतलब अगर विविक्ति कर, या बोलिए कि डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये अगर 0 के बराबर आ रहा है तो दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। यही केस अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर ग्रेटर लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है ये पार्ट, तो अभी जैसे मैंने बताया कि माइनस रूट में 5 है, तो ये वास्तविक रूट, वास्तविक मूल नहीं होंगे, अवास्तविक मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, और इसको हम डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को विविक्ति कर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा आपको ग्राफ के थ्रू समझा देते हैं। देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़्यादा है 0 से, पहला वाला केस, तो शून्य जो है वास्तविक होंगे, मतलब दो उनकी रियल वैल्यू आ रही होंगी, दो बार जो है हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष को कट कर रहा होगा। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो इसका मतलब एक ही शून्य मिल रहा है। और मैंने पहले ही बताया है कि जितनी बार ग्राफ जो एक्स अक्ष को कट करेगा या टच करेगा, उतने ही शून्य होते हैं। तो अगर कट करेगा तो दो मिलेंगे, और अगर टच करेगा तो एक एक मिलेगा, क्योंकि एक ही बार टच किया ना। अगर एक भी बार नहीं करेगा तो ये मेरा केस, मतलब एक भी शून्य नहीं है। और देखिए यहाँ से जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो एक भी शून्य नहीं मिलते हैं, सारे शून्य इसके इमेजिनरी होते हैं, अवास्तविक होते हैं। तो ये जो है ग्राफ से आप देख सकते हैं, जितनी बार कट करेगा उतने जो है शून्य। तो यहाँ पे एक दो बार कट कर रहा है, दो शून्य। पहले वाले केस में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है। दूसरा केस क्या था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो उसमें क्या कर रहा था कि एक ही शून्य मिल रहा था, जस्ट टच कर रहा था एक सच को। तीसरा केस था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब 0 से कम है, ऋणात्मक है, तो उस केस में ये वाला बनेगा। देखिए एक भी शून्य मेरे नहीं मिल रहे हैं। तो ये तीनों केस आपको याद रख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, उसमें जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड लेवल में पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि हम हर बार जो प्रैक्टिस सेट होता है, ऐसे डिजाइन करते हैं कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन पहले 5 ऐसे रखेंगे, फिर 4-5 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे मीडियम लेवल के, और फिर 4-5 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ा सा टफ होंगे, जो बोर्ड में बहुत रेयर है ये पूछे जाएँ। लेकिन अगर वहाँ तक आप पहुँच गए, वो क्वेश्चंस आसानी से हल कर पा रहे हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ कि बोर्ड में आपके 70 आउट ऑफ 70 जो है मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। आप ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उससे ज़रूर मैं अगले वीडियो में, जो भी अगला वीडियो बनेगा, उस डाउट को हल कराऊंगा पहले, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा वो प्रैक्टिस सेट होगा, द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सकते हैं वो हम उस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।